तो दोस्तों फाइनली द डे कैमरो नाम की ये जो सीरीज़ है एक तरह से रिलीज़ हो चुकी है नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इसी नाम के एक तरह से नोवेल पर बेस है और ये नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई गई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसकी फैक्ट, डिटेल, स्टोरी, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सेक्शनों के बारे में और कितने एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे, सारी कुछ जानकारी इसके बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर चैनल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो वो आप तक पहुंचते रहे। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द डिकैमरन कैथलीन जॉर्डन द्वारा निर्मित एक अमेरिकी मध्ययुगीन ब्लैक कॉमेडी टेलीविजन सीरीज है। यह जियोवानी बोकाचियो द्वारा 14वीं सदी के इतालवी लघुकहानी संग्रह द डिकैमरन से प्रेरित है। यह सीरीज 25 जुलाई 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आधार 1348 में जब ब्लैक डेथ ने फ्लोरेंस को तबाह कर दिया तो कई रईस और उनके नौकर विला सांता नामक ग्रामीण इलाके में चले गए। जब वे टस्कनी की पहाड़ियों में शराब और सेक्स के साथ प्लेग से बचने की कोशिश करते हैं तो समूह को अंततः अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। गालना जोसिया ममेट पंपिनिया के रूप में, साउर से मोनिका जैक्सन मिसिया के रूप में, तान्या रेनॉल्ड्स लिसिस्का, अमर चढ़ापटेल डायोनो, स्ट्रेटिलिया के रूप में लीला फरजाद, लू गाला नेइफाइल के रूप में, करन गिल पेनफिलो, टोनी हेयर सिरिस्को, डॉगी मैकमीकिन टिंडारो के रूप में, जेसिका प्लमर फिलोमेना के रूप में। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। एक मूल रिलीज की तारीख 2 एक सुंदर असंक्रमित ग्रामीण क्षेत्र माइकल उपेंडाहल कैथलीन जॉर्डन 25 जुलाई 2024। 2 छुट्टियों की मनस्थिति माइकल उपेंडाहल कैथलीन जॉर्डन 25 जुलाई 2024। 3 होमर द्वारा यह एक विजेता की पुष्पांजलि है। एंड्रयू डियंग जेम्स रोजर्स तृतीय 25 जुलाई 2024। 4 मूड खराब है एंड्रयू डियंग एंथनी नाटोली 25 जुलाई 2024। 5 स्विचेरू आन्या एडम्स मेगन किंग केली 25 जुलाई 2024। 6 एक पथरीले नाले से दूर आन्या एडम्स मैरी हनहोन गुयेन 25 जुलाई 2024। 7 यह भयानक है और आप कभी भी इससे उबर नहीं पाएंगे माइकल उपेंडाहल जो जर्मन 25 जुलाई 2024। 8 हम खूब रोए माइकल उपेंडाहल कैथलीन जॉर्डन और स्टीफन अंकल्स 25 जुलाई 2024। उत्पादन अगस्त 2022 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि उसने जियोवानी बोकाशियो द्वारा 14वीं शताब्दी की द डिकैमरन की लघु कथाओं से प्रेरित एक टेलीविजन सीरीज का आदेश दिया है। यह सीरीज शोरनर कैथलीन जॉर्डन द्वारा बनाई गई थी और जेंजी कोहन जॉर्डन के साथ कार्यकारी निर्माता होंगे। माइकल उपेंडेहेल 8 में से 4 एपिसोड का निर्देशन करने वाले थे। 3 कलाकारों की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई थी, जिसमें जोसिया मैमेट, साउर से मोनिका जैक्सन, तान्या रेनॉल्ड्स, अमर चढ़ापटेल, लीला फरजाद, लू गाला, करन गिल, टोनी हेल, डॉगी मैकमीकिन और जेसिका प्लमर शामिल है। श्रृंखला के लिए प्री प्रोडक्शन 2022 के अंत में शुरू हुआ। फिल्मांकन 10 जनवरी 2023 को शुरू हुआ, जिसे जून तक जारी रखने की योजना है। 5 रोम में फिल्मांकन सिनेसिटा स्टूडियो में हुआ, जहां विला सांता के अंदरूनी हिस्सों ने स्टेज 5 पर कब्जा कर लिया। विला के अतिरिक्त हिस्से स्टेज 4 और 11 का उपयोग कर रहे थे। 6 अतिरिक्त ऑन लोकेशन फिल्मांकन विटर्बो प्रांत के स्थानों पर भी हुआ, जैसे कि कास्टेलो रुस्पोली के बगीचे और सैन पेलेग्रिनो क्वार्टर में 14वीं शताब्दी के फ्लोरेंस के रूप में काम करना, जिसमें गटर, केबल, खिड़कियां और फ्ल्यूज जैसी आधुनिक सुविधाओं को कवर और छिपाया गया है। 7 मुक्त करना द डेकैमरन 25 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था। स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर
11 आलोचकों की 64% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.010 है। शैली मध्यकालीन ब्लैक कॉमेडी सेक्स कॉमेडी के द्वारा बनाई गई कैथलीन जॉर्डन एक से प्रेरित गियोवन्नी बोकाशियो द्वारा डिकेमेरॉन शोरूनर कैथलीन जॉर्डन अभिनीत जोसिया ममेट साउर से मोनिका जैक्सन तान्या रेनॉल्ड्स लीला फरजाद लो गाला करण गिल टोनी हेल डॉगी मैकमीकिन जेसिका प्लमर उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका मूल भाषाएं अंग्रेजी इतालवी श्रृंखला की संख्या 1 एपिसोड की संख्या 8 उत्पादन कार्यकारी निर्माता कैथलीन जॉर्डन जेंजी कोहन ब्लेक मैककॉर्मिक तारा हरमन उत्पादन स्थान इटली उत्पादन कंपनियां अमेरिकन शुगर क्यूब टिल्टेड प्रोडक्शंस मूल रिलीज नेटवर्क नेटफ्लिक्स मुक्त करना 25 जुलाई 2024 जियोवानी बोकाशियो यूके बटा बी के AETIO बटा US बटा BOKT I B माइनस बटा इतालवी DOVNNI BOK KTTO 16 जून 1313 21 दिसंबर 1375 NB एक इतालवी लेखक कवि पेट्रार्क के संवाददाता और एक महत्वपूर्ण पुनर्जागरण मानवतावादी थे। सर्टाल्डो शहर में जन्मे वे एक लेखक के रूप में इतने प्रसिद्ध हो गए कि उन्हें कभी कभी बस सर्टल्डेस NB 2 के रूप में जाना जाता था और 14वीं शताब्दी के यूरोपीय साहित्यिक परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थे। कुछ विद्वान, जिनमें विटोर ब्रांका भी शामिल है, उन्हें अपने समय के सबसे महान यूरोपीय गद्य लेखक के रूप में परिभाषित करते हैं, एक बहुमुखी लेखक जिन्होंने विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों और शैलियों को समाहित किया और उन्हें मूल कार्यों में अभिसरित किया, जो प्रयोगवाद के बैनर तले की गई एक रचनात्मक गतिविधि का परिणाम था। उनकी सबसे उल्लेखनीय कृतियां है द डिकेमर्न, लघु कहानियों का एक संग्रह जो निम्नलिखित शताब्दियों में इतालवी साहित्यिक परंपरा के लिए एक निर्धारक तत्व था, खासकर जब पिएत्रो बेम्बो ने 16वीं शताब्दी में बोकाशियन शैली को इतालवी गद्य के एक मॉडल के रूप में उभारा, और ऑन फेमस वुमेन। उन्होंने अपना कल्पनाशील साहित्य ज्यादातर टस्कन स्थानीय भाषा में लिखा, साथ ही अन्य रचनाएं लैटिन में भी लिखीं, और विशेष रूप से अपने यथार्थवादी संवाद के लिए जाने जाते हैं, जो उनके समकालीनों मध्ययुगीन लेखकों से अलग था, जो आमतौर पर चरित्र और कथानक के लिए फार्मूलाबद्ध मॉडल का पालन करते थे। बोकाशियो के कार्यों का प्रभाव इतालवी सांस्कृतिक परिदृश्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यूरोप के बाकी हिस्सों तक फैल गया। का नवाचार हुए, जिसमें संभवतः सिसी बोकाचियो को दांते एलिघिएरी और पेट्रार्क के साथ इतालवी साहित्य के 3 मुकुट में से एक माना जाता है। 4. उन्हें मानवतावाद के अग्रदूतों में से एक होने के लिए याद किया जाता है, जिसकी नींव उन्होंने फ्लोरेंस शहर में अपने दोस्त और शिक्षक पेट्रार्क की गतिविधि के साथ मिलकर रखी थी। वह व्यक्ति था जिसने दांते की आलोचना और भाषाशास्त्र की शुरुआत की। बोकाचियो ने खुद को दिव्य कॉमेडी के कोर की नकल करने के लिए समर्पित किया और दांते के काम और आकृति का प्रवर्तक था। 20वीं सदी में बोकाचियो विटोर ब्रांका और ग्यूसेप बिल्लानोविच द्वारा आलोचनात्मक भाषा विज्ञान संबंधी अध्ययन का विषय था, और उनके डेकामेरॉन को निर्देशक और लेखक पियर पाओलो पासोलिनी द्वारा बड़े पर्दे पर पेश किया गया था। जीवनी बचपन और युवावस्था 1313 से 1330 एंड्रिया डेल कास्टाग्नो द्वारा पोर्ट्रेट c. 1450 बोकासियो के जन्म का विवरण अनिश्चित है। उनका जन्म फ्लोरेंस या सर्टाल्डो के पास एक गांव में हुआ था जहां से उनका परिवार था। 5-6 वह फ्लोरेंटाइन व्यापारी बोकासिनो डी चेलिनो और एक अज्ञात महिला का बेटा था। वह संभवतः विवाहेतर संबंध से पैदा हुआ था। 7 बोकासियो की सौतेली मां का नाम मार्गेरिटा डे मार्डोली था। 8
बोकासियो फ्लोरेंस में पले बड़े। उनके पिता कॉम्पेग्निया देई बार्डी के लिए काम करते थे और 1320 के दशक में मार्गेरिटा देई मार्डोली से शादी की, जो एक संपन्न परिवार से थीं। बोकासियो को जियोवानी माजुओली द्वारा पढ़ाया गया होगा और उनसे उन्हें दांते के कार्यों का प्रारंभिक परिचय मिला होगा। 1326 में उनके पिता को एक बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया और वे अपने परिवार के साथ नेपल्स चले गए। बोकासियो बैंक में प्रशिक्षु थे, लेकिन उन्हें बैंकिंग पेशा पसंद नहीं था। उन्होंने अपने पिता को स्टडियम 7, वर्तमान नेपल्स विश्वविद्यालय, में कानून का अध्ययन करने के लिए राजी किया, जहां उन्होंने अगले 6 वर्षों तक कैनन कानून का अध्ययन किया। उन्होंने वैज्ञानिक और साहित्यिक अध्ययनों में भी अपनी रुचि का पालन किया। उनके पिता ने उन्हें 1330 के दशक में नेपल्स के राजा रॉबर्ट द वाइज के नेपल्स के कुलीन वर्ग और फ्रांसीसी प्रभावित दरबार से मिलवाया। बोकाचियो फ्लोरेंटाइन निकोलो असियाओली के मित्र बन गए और उन्हें वेलोइस कोर्टेने की कैथरीन के प्रशासक और संभवतः प्रेमी के रूप में उनके प्रभाव का लाभ मिला, जो टारंटो के फिलिप आई की विधवा थी। असियाओली बाद में नेपल्स की रानी जोआना आई और अंततः उनके ग्रैंड सेनेशल के सलाहकार बन गए। ऐसा लगता है कि बोकाचियो को बैंकिंग से ज्यादा कानून में रुचि नहीं थी, लेकिन उनकी पढ़ाई ने उन्हें व्यापक रूप से अध्ययन करने और साथी विद्वानों के साथ अच्छे संपर्क बनाने का अवसर दिया। उनके शुरुआती प्रभावों में पाओलो दा पेरुगिया, एक क्यूरेटर और मिथकों के संग्रह के लेखक जिन्हें कलेक्शंस कहा जाता है, मानवतावादी बारबाटो दा सुल्मोना और जियोवानी बेरिली और धर्मशास्त्री डायोनिगी डी बोर्गो सैन सेपोल्क्रो शामिल थे। वयस्क वर्ष 1845 में उफीजी गैलरी में फैंटाचियोटी द्वारा बोकाशियो की मूर्ति। नेपल्स में बोकासियो ने कविता के अपने सच्चे व्यवसाय को शुरू किया। इस अवधि में निर्मित कार्यों में इल फिलोस्ट्रेटो और टेसीरा, चौसर के ट्रॉयलस और क्रिसीडे और द नाइट्स टेल के स्रोत क्रमशः द फिलोकोलो, एक मौजूदा फ्रांसीसी रोमांस का गद्य संस्करण, और ला कैसिया डी डायना, नेपोलिटन महिलाओं को सूचीबद्ध करने वाली टेरजा रीमा में एक कविता शामिल है। 10 इस अवधि में काफी औपचारिक। बोकाशियो 1341 की शुरुआत में फ्लोरेंस लौट आए, उस शहर में 1340 के प्लेग से बचते हुए, लेकिन 1341 में पेट्रार्क की नेपल्स की यात्रा को भी याद किया। उन्होंने एंजेविन राजा और फ्लोरेंस के बीच तनाव के कारण नेपल्स छोड़ दिया था। उनके पिता 1338 में फ्लोरेंस लौट आए थे, जहां वे दिवालिया हो गए थे। उनकी मां का कुछ समय बाद ही निधन हो गया, संभवतः क्योंकि वह अज्ञात थीं। ऊपर देखें। बोकाशियो ने काम करना जारी रखा, हालांकि फ्लोरेंस में अपनी वापसी से असंतुष्ट 1341 में कोमेडिया डेल्ले निन्फे फ्योरेंटाइन का निर्माण किया, जिसे अमेटो के रूप में भी जाना जाता है, गद्य और कविताओं का मिश्रण। 50 कैंटो की अलंकारिक कविता अमोरोसा विजन को 1342 में पूरा किया। 1343 में बोकाचियो के पिता ने बिसे डेल बोस्टिची से दोबारा शादी कर ली। उनकी पहली शादी से हुए सभी बच्चे मर चुके थे, लेकिन 1344 में उनका एक और बेटा हुआ, जिसका नाम याकोपो था। बोकाचियो और अन्य लोग प्लेग से भागते हुए डेकामेरोन के फ्रांसीसी संस्करण का प्रकाशन लगभग 1485। फ्लोरेंस में वाल्टर ऑफ ब्रियन के तख्तापलट ने पोपोलो मिनुटो, छोटे लोग, श्रमिक, की सरकार को जन्म दिया। इसने कुलीन वर्ग और धनी व्यापारी वर्गों के प्रभाव को कम कर दिया और फ्लोरेंस के सापेक्ष पतन में योगदान दिया। शहर को 1348 में ब्लैक डेथ से और भी नुकसान पहुंचा, जिसने शहर की लगभग 3/4 आबादी को मार डाला, जिसका बाद में डेकेमरोन में प्रतिनिधित्व किया गया। 1347 से बोकाचियो ने नए संरक्षण की तलाश में रवेना में बहुत समय बिताया और उनके दावों के बावजूद यह निश्चित नहीं है कि वह प्लेग से तबाह फ्लोरेंस में मौजूद थे या नहीं। महामारी के दौरान उनकी सौतेली मां की मृत्यु हो गई और उनके पिता शहर में आपूर्ति मंत्री के रूप में सरकारी प्रयासों से निकटता से जुड़े थे। उनके पिता की मृत्यु
1349 में हुई और बोकाचियो को परिवार के मुखिया के रूप में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बोकासियो ने 1349 के आसपास द डेकेमर्न 12-13 पर काम शुरू किया। यह संभव है कि कई कहानियों की संरचना उनके करियर के शुरुआती दौर की हो, लेकिन 100 कहानियों का चयन और 3 पुरुषों और 7 महिलाओं की फ्रेम स्टोरी लिटा ब्रिगेटा इसी समय की है। यह काम 1352 तक काफी हद तक पूरा हो गया था। यह बोकासियो का साहित्य में अंतिम प्रयास था और टस्कन वर्नाक्यूलर में उनके अंतिम कार्यों में से एक था। एकमात्र अन्य महत्वपूर्ण काम कॉर्बासियो 1355 या 1365 में दिनांकित था। बोकासियो ने 1370 से 1371 में द डेकेमर्न को संशोधित और फिर से लिखा। यह पांडुलिपि आज तक बची हुई है। 1350 से बोकासियो इतालवी मानवतावाद, हालांकि कम विद्वान, और फ्लोरेंटाइन सरकार के साथ भी निकटता से जुड़ गए। उनका पहला आधिकारिक मिशन 1350 के अंत में रोमाग्ना में था। उन्होंने उस शहर राज्य का 2 बार दौरा किया और उन्हें ब्रेंडेनबर्ग, मिलान और एविग्नन भी भेजा गया। उन्होंने ग्रीक के अध्ययन को भी बढ़ावा दिया, कैलाब्रिया के बारलाम को आवास दिया और होमर, यूरिपिडीज और अरस्तु द्वारा किए गए कार्यों के उनके अस्थायी अनुवादों को प्रोत्साहित किया। इन वर्षों में उन्होंने छोटे आदेश भी लिए। 14 अक्टूबर 1350 में उन्हें फ्लोरेंस में प्रवेश करने पर फ्रांसिस्को पेट्रार्क का स्वागत करने और अपने प्रवास के दौरान पेट्रार्क को बोकासियो के घर पर अतिथि के रूप में रखने के लिए नियुक्त किया गया था। दोनों के बीच बैठक बहुत ही फलदायी थी और वे तब से दोस्त थे। बोकासियो ने पेट्रार्क को अपना शिक्षक और मजिस्ट्रेट कहा। उस समय पेट्रार्क ने बोकासियो को शास्त्रीय ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे 1351 में फिर से परुआ में मिले। बोकासियो फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय में एक कुर्सी लेने के लिए पेट्रार्क को आमंत्रित करने के एक आधिकारिक मिशन पर थे। हालांकि असफल, दोनों के बीच विचार विमर्श बोकासियो द्वारा जेनेलोगिया देओरम जेंटिलियम लिखने में सहायक था। पहला संस्करण 1360 में पूरा हुआ और यह 400 से अधिक वर्षों तक शास्त्रीय पौराणिक कथाओं पर प्रमुख संदर्भ कार्यों में से एक रहा। इस प्रकार उन्होंने पादरी बुद्धिजीवियों के तर्कों को चुनौती दी, जो ईसाई पाठकों को किसी भी नैतिक नुकसान को रोकने के लिए शास्त्रीय स्रोतों तक पहुंच को सीमित करना चाहते थे। शास्त्रीय पुरातनता का पुनरुद्धार पुनर्जागरण की नींव बन गया और प्राचीन साहित्य के महत्व की उनकी रक्षा इसके विकास के लिए एक आवश्यकता थी। 15 चर्चाओं ने बोकासियो के काव्य विचारों को औपचारिक रूप भी दिया। 1361 के असफल तख्तापलट के बाद हुए सफाई में बोकासियो के कई करीबी दोस्तों और अन्य परिचितों को मार दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। यह वह वर्ष था जब बोकासियो ने फ्लोरेंस को सर्टाल्डो में रहने के लिए छोड़ दिया, हालांकि सीधे तौर पर षड्यंत्र से नहीं जुड़ा था, जहां वह सरकारी मामलों में कम शामिल हो गया। उन्होंने 1365 तक फ्लोरेंस के लिए और अधिक मिशन नहीं किए और नेपल्स और फिर परुआ और वेनिस की यात्रा की, जहां उन्होंने पेट्रार्क से पेलेजो मोलिना में भव्य शैली में मुलाकात की, जो पेट्रार्क का निवास और साथ ही पेट्रार्क की लाइब्रेरी का स्थान भी था। बाद में वे सर्टाल्डो लौट आए। उन्होंने 1368 में परुआ में पेट्रार्क से केवल एक बार फिर मुलाकात की। पेट्रार्क की मृत्यु 19 जुलाई 1374। वह 1365 में फ्लोरेंटाइन सरकार के लिए काम करने के लिए वापस लौटे, पोप अर्बन वी के लिए एक मिशन पर गए। 1367 में पोपसी एविग्नन से रोम लौट आई और बोकाचियो को फिर से बधाई देने के लिए अर्बन के पास भेजा गया। उन्होंने वेनिस और नेपल्स में राजनयिक मिशन भी चलाए। उनके बाद के कार्यों में डी कैसिबस विरोरम इलस्ट्रियम 1355 से 74 और डी मुलियरिबस क्लेरिस 1361 से 1375 के रूप में एकत्रित नैतिक जीवनियां सबसे महत्वपूर्ण थीं। 16 अन्य कार्यों में शास्त्रीय साहित्य में भौगोलिक संकेतों का एक शब्दकोश, डी मोंटिबस, सिल्विस,
फोंटिबस, लैकुबस, फ्लुमिनिबस, स्टैग्निस सेउपालुडिबस, 8D नोमिनिबस मैरिस लिबर शामिल है। उन्होंने 1373 में सेंटो स्टेफानो चर्च में दांते पर व्याख्यान की एक श्रृंखला दी और इनसे उनका अंतिम प्रमुख कार्य विस्तृत एस्पोसिजियोनी सोप्राला कॉमेडिया डी दांते सामने आया। 17 बोकासियो और पेट्रार्क भी पुरातत्व के क्षेत्र में प्रारंभिक पुनर्जागरण में सबसे शिक्षित लोगों में से दो थे। 18 पेट्रार्क ने बोकासियो की लाइब्रेरी खरीदने की भी पेशकश की ताकि वह पेट्रार्क की लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाए। हालांकि बोकासियो की मृत्यु के बाद उनका पूरा संग्रह फ्लोरेंस में सेंटो स्पिरिटो के मठ को दे दिया गया, जहां यह अभी भी मौजूद है। 19 उनके अंतिम वर्ष बीमारियों से परेशान थे, जिनमें से कुछ मोटापे से संबंधित थे और जिसे अक्सर ड्रॉपसी, गंभीर एडिमा के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे आज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के रूप में वर्णित किया जाएगा। 21 दिसंबर 1375 को सर्टाल्डो में उनकी मृत्यु हो गई, जहां उन्हें दफनाया गया। काम करता है। वंशावली डेओरम जेंटिलियम 1532 चयनित कार्यों की वर्णानुक्रम सूची। अमोरोसा विजन 1342 बुकोलिकम कार्मेन 1367 से 1369 कैसिया डी डायना 1334 से 1337 कोमेडिया डेले निन्फे फ्योरेंटाइन निन्फाले डियमेटो 1341 से 1342 कॉर्बासियो लगभग 1365 यह तिथि विवादित है। डे कैनरिया 1341 से 1345 के भीतर। डी कैसिबस विरोरम इलस्ट्रियम सी 1360 1620 पेरिस संस्करण की प्रतिकृति 1962 विद्वानों की प्रतिकृतियां और पुनर्मुद्रण ISBN 978 08201 10059 डी मुलिरिबस क्लेरिस 1361 1375 तक संशोधित। द डेकेमेरॉन 1349 से 52 संशोधित 1370 से 1371 एलेगिया डी मेडोना फियामेट्टा 1343 से 1344 एस्पोसिजियोनी सोप्रा ला कोमेडिया डी डाटे 1373 से 1374 फिलोकोलो 1336 1339 फिलोस्ट्राटो 1335 या 1340 वंशावली डेओरम जेंटिलियम लिब्री 1360 1374 तक संशोधित। निन्फले फिएसोलानो 1344 से 46 के भीतर यह तिथि विवादित है। राइम समाप्त 1374 टेसीडा डेले नोजे डी एमिलिया 1341 से पहले ट्रैटेटेलो इन लाउड डी डाटे 1357 शीर्षक को संशोधित कर डी ओरिजिन वीटा स्टरीज 8 मोरिबस विरी क्लेरिसिमी डेंटिस अलिगेरी फ्लोरेंटिनी पोएटे इलस्ट्रिस 8 डे ऑपेरिबस कंपोजिटिस एबी इोडेम जिबाल्डोन मैग्लियाबेचियानो 1351 से 1356 के भीतर। संपूर्ण सूची के लिए कंसोली की ग्रंथ सूची देखे। 20 यह सभी देखे। झंडा इटली पोर्टल साहित्य पोर्टल चौसर पर इतालवी मानवतावाद का प्रभाव। टिप्पणियां जन्मतिथि सभ्यता ऑफ द इटालियन रेनेसां पुस्तक के एक अध्याय से ली गई है। हालांकि उन्हें उनके मूल नाम से जाना जाता था, यह जर्मन में एक इतालवी भाषा के व्याकरण से एक अंश है, जो इस शब्द का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार करता है। या बपतिस्मा देने वाले नाम को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और बस कहा गया था इल सर्टल्डे से सर्टल्डो बोकासियो से 1 साउर से मोनिका जैक्सन बटा SR बटा 2 जन्म नवंबर 1993 एक आयरिश अभिनेत्री है। उन्होंने 2018 और 2022 के बीच चैनल 4 के सिटकॉम डेरी गर्ल्स में एरिन क्विन का किरदार निभाया। प्रारंभिक जीवन जैक्सन का जन्म नवंबर 1993 में उत्तरी आयरलैंड के डेरी में हुआ था। 3
उन्होंने अपना समय डेरी और ग्रीन कैसल, काउंटी डोनेगल में बिताया, जहां उनके माता-पिता एक गांव का पब चलाते थे। 4-5 डेरी के सेंट सेसिलिया कॉलेज से GCSE और A-लेवल प्राप्त करने के बाद 6 उन्होंने मैनचेस्टर के आर्डेन स्कूल ऑफ थिएटर में अभिनय का प्रशिक्षण लिया। 7. आजीविका। जैक्सन का टेलीविजन डेब्यू 2016 में हुआ, जब उन्होंने हर्लन कोबेन की द 5 में साशा की भूमिका निभाई, जो 4 एपिसोड में दिखाई दी। 2016 में उन्होंने जॉन स्टीनबेक के ऑफ माइस एंड मेन के बर्मिंघम रिपर्टरी थिएटर टूर में कर्ली की पत्नी की भूमिका भी निभाई। 9. वह 2017 BBC वन ड्रामा सीरीज ब्रोकन के अंतिम एपिसोड में संक्षिप्त रूप से दिखाई दीं। 10. 2018 में उन्होंने गिलगर थिएटर में द फेरीमैन के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में शेना कार्नी का किरदार निभाया। 11. जैक्सन ने 4 जनवरी 2018 को चैनल 4 पर प्रसारित होने वाले शो के पहले एपिसोड में चैनल 4 सिटकॉम डेरी गर्ल्स में एरिन क्विन के रूप में अपनी शुरुआत की। 11, 12, 13, 14 उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया और बदले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन के लिए IFTA गाला टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 15, उन्होंने मई 2022 में श्रृंखला के समापन तक 3 सीजन के लिए भूमिका निभाई। 16. वह द ग्रेट ब्रिटिश बेक ऑफ फेस्टिव स्पेशल के एक एपिसोड में दिखाई दीं। 17. 26 जून 2020 को उन्होंने और उनकी साथी डेरी गर्ल्स सहकलाकारों ने RTE धन उगाहने वाले विशेष RTE डूज कॉमिक रिलीफ के लिए साउर से रोनन के साथ एक स्केच का प्रदर्शन किया। रात से होने वाली सभी आय कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की ओर चली गई। तान्या लुइस रेनॉल्ड्स, 1, जन्म 4 नवंबर 1991, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। उन्होंने स्काई एक कॉमेडी ड्रामा डिलीशियस 2016 से 2019 में एक नियमित श्रृंखला के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। रेनॉल्ड्स ने नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सेक्स एजुकेशन 2019 से 2021 में लिली इगलहार्ट का किरदार निभाया, जहां वह पहले 3 सीजन में मुख्य कलाकारों का हिस्सा थीं। अन्य क्रेडिट में आउटलैंडर 2017, डेथ इन पैराडाइज 2017, एम्मा 2020, डोजर 2022, द बेबी 2022, आई हेट यू 2022 और द डिकैमर्न 2024 शामिल है। 2024 में उन्हें ट्राफल्गर थिएटर में नाटक ए मिरर में उनके प्रदर्शन के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। रेनॉल्ड्स का जन्म और पालन पोषण हेमल हेम्पस्टेड, हर्टफोर्डशायर में हुआ था। 2. उनके पिता एक बिल्डर थे और उनकी मां एक साइन राइटर थीं। 3. वह आधी अंग्रेजी और आधी इतालवी वंश की है। 4. अभिनय में उनका पहला अनुभव स्कूल के जन्मस्थान में 4 साल की उम्र में हुआ था। 3. रेनॉल्ड्स ने पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति जीतने के बाद ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा में भाग लिया। 5. और कथित तौर पर स्वीकार किया कि अन्यथा वह ड्रामा स्कूल की फीस वहन करने में सक्षम नहीं होती। 3. 6. रेनॉल्ड्स ने 2015 में स्नातक किया। 6. आजीविका। रेनॉल्ड्स पहली बार कई लघु फिल्मों में स्क्रीन पर दिखाई दिए, जिनमें यूके की कॉमेडी जोड़ी इन काहूट्स की सिविलाइज्ड पीपल शामिल है, जिसे अगस्त 2015 में एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में दिखाया गया था। 7. 8 द जेलस बॉयफ्रेंड, 8 भी इन काहूट्स द्वारा और इंट्रोड्यूसिंग लूसी। 2016 में रेनॉल्ड्स ने डिलीशियस में अपनी पहली टीवी उपस्थिति दर्ज की, जहां उन्होंने 12 एपिसोड के लिए टेरेसा बेनेली की भूमिका निभाई। 2017 में रेनॉल्ड्स ने अपने टीवी करियर को आगे बढ़ाया, आउटलैंडर में लेडी इसोबेल डंसनी की भूमिका निभाई। 9 और BBC थ्रिलर सीरीज रेलिक में 20 वर्षीय सैली के रूप में। 10. उसी वर्ष उन्होंने जनवरी 2018 में दिखाए गए एपिसोड
मर्डर फ्रॉम एबव में बीबीसी क्राइम ड्रामा डेथ इन पैराडाइज में पर्ल मार्स्टन के रूप में अभिनय किया। 2018 में रेनॉल्ड्स फीचर फिल्म फैनी लाई डिलीवर्ड में एक प्रमुख अभिनेता थे। 11 जिसमें चार्ल्स डांस और मैक्सिन पीक शामिल थे। उन्होंने स्काई वन कॉमेडी डिलीशियस में टेरेसा के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें इयान ग्लेन और डॉन फ्रेंच शामिल थे। 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सेक्स एजुकेशन में लिली इगलहार्ट के रूप में अभिनय किया। 2 शुरुआत में सीरीज 1 के लिए एक आवर्ती भूमिका, लेकिन उन्हें 2 और सीजन के लिए मुख्य किरदार की भूमिका में पदोन्नत किया गया। 13 हालांकि वह अपने चौथे और अंतिम सीजन के लिए सीरीज में वापस नहीं आई। 2020 में रेनॉल्ड्स ने जेन ऑस्टेन की एम्मा के एक फिल्म रूपांतरण में श्रीमती एल्टन की भूमिका निभाई, जिसमें अन्या टेलर जॉय और बिल निगी भी थे। 15 उसी वर्ष उन्हें स्क्रीन इंटरनेशनल के स्टार्स ऑफ टुमारो 2020 में से एक के रूप में नामित किया गया, जो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के टेलीविजन और फिल्म उद्योग के भीतर प्रतिभाओं को प्रदर्शित करता है। 2021 में रेनॉल्ड्स ने एनबीसी यूनिवर्सल सीरीज डोजर में क्वीन विक्टोरिया की भूमिका निभाई, जिसमें क्रिस्टोफर एक्लेस्टन ने फागिन और डेविड थ्रेलफॉल ने पुलिस प्रमुख की भूमिका निभाई। 2024 में रेनॉल्ड्स ने ट्राफल्गर थिएटर में ए मिरर के वेस्ट एंड ट्रांसफर में मेई की भूमिका को दोहराया। 18 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 19 इसके अलावा 2024 में वह आगामी फिल्म हेरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन में पॉर्क्यूपाइन के रूप में दिखाई देने वाली है। लीला इफ़त फरजाद, जन्म 30 दिसंबर 1981, एक ब्रिटिश अभिनेत्री है। उन्हें स्काई अटलांटिक सीरीज आई हेट सूजी 2020 से 2022 में नाओमी जोन्स की भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फरजाद का जन्म लंदन में ईरानी माता-पिता के घर हुआ था। वह नेशनल थिएटर प्रोडक्शन से अभिनय करने के लिए प्रेरित हुई, जिसे देखने के लिए उसकी चाची उसे ले गई थी। हालांकि उसके माता-पिता ने अनुरोध किया कि वह पहले ऑक्सब्रिज से डिग्री प्राप्त करे। 2 उन्होंने सबसे पहले वॉर्सेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में आधुनिक भाषाओं का अध्ययन किया। 3 फ्रेंच और इतालवी साहित्य में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4 इसके बाद उन्होंने गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में प्रशिक्षण लिया। 5 जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ घर जैसा महसूस होता है। 6 आजीविका। फरजाद ने अपने करियर की शुरुआत चैनल 5 की एनिमेटेड बच्चों की श्रृंखला पेपा पिग की तीसरी और चौथी श्रृंखला में एक आवाज की भूमिका के साथ की थी। उन्होंने आईटीवी पुलिस प्रक्रियात्मक लॉ एंड ऑर्डर यूके के एक एपिसोड में अपना लाइव एक्शन टेलीविजन डेब्यू किया और मिरियम में शीर्षक भूमिका के रूप में अपने पेशेवर स्टेज की शुरुआत की। गोंजालेज डुरेंटेज थिएटर 503 पर। 8 इसके बाद चिचेस्टर फेस्टिवल थिएटर में ब्लू रिमेंबर हिल्स में भूमिकाएं निभाई। 9 लंदन के ब्रिज थिएटर में सभी महिला जूलियस सीजर। 10 शेक्सपियर के ग्लोब में रिचर्ड 2। 11 वह आईटीवी एंथोलॉजी इनोसेंट में भी दिखाई दीं। फरजाद को उनकी पहली मुख्य भूमिका आई हेट सूजी में नाओमी जोन्स, सूजी, बिली पाइपर की मैनेजर और दोस्त के रूप में मिली। 12 श्रृंखला को 2020 में स्काई अटलांटिक और एचबीओ मैक्स पर आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था और फरजाद को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फरजाद ने 2022 में आई हेट सूजी की दूसरी किस्त आई हेट सूजी 2 में अपनी भूमिका दोहराई। 13 उसी वर्ष फरजाद एवेन्यू 5 के दूसरे सीजन के लिए उसके कलाकारों में शामिल हो गई और स्काई पर ही द फियर इंडेक्स में जोश हार्टनेट के साथ दिखाई दीं। व्यक्तिगत जीवन।
फरजाद की जेम्स मैजेल से एक बेटी, जन्म 2014 है। 2023 की शुरुआत में यह बताया गया कि वह अभिनेता एंड्रयू बुकान के साथ रिश्ते में थीं। एंथनी रसेल हेल, जन्म 30 सितंबर 1970, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें फॉक्स कॉमेडी सीरीज अरेस्टेड डेवलपमेंट में बस्टर ब्लथ की भूमिका के लिए जाना जाता है। हेल ने 2012 से 2019 में इसके समापन तक HBO कॉमेडी वीप में गैरी वॉल्श की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए 2013 और 2015 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। हेल द इन्फॉर्मेंट 2009, इन माई स्लिप 2010, द हीट 2013, एल्विन एंड द चिपमंक्स, द रोड चिप 2015, क्लिफोर्ड द बिग रेड डॉग 2021, होकस पोकस 2 2022 और क्विज लेडी 2023 सहित कई फीचर फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उन्होंने द टेल ऑफ डेस्पेरॉक्स 2008, द एंग्री बर्ड्स मूवी 2016, द एंग्री बर्ड्स मूवी 2 2019, टॉय स्टोरी 4 2019 में फॉर्की के रूप में अपनी आवाज दी है। फॉर्की आस्क ए क्वेश्चन में उन्होंने यही भूमिका दोहराई है, और इनसाइड आउट 2 2024। हेल ने नेटफ्लिक्स और पीकॉक की ओरिजिनल सीरीज आर्चिबाल्ड्स नेक्स्ट बिग थिंग भी बनाई है और टाइटैनिक कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है। हेल ने लेगो स्टार वार्स टेरिफाइंग टेल्स 2021 में वेनी को भी अपनी आवाज दी है। वह डिज्नी प्लस ओरिजिनल द मिस्टीरियस बेनेडिक्ट सोसाइटी 2021 में जुड़वां भाइयों की भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हेल का जन्म 30 सितंबर 1970 को वेस्ट पॉइंट, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी मां, रीता नी गार्नेट, राज्य प्रतिनिधि कैथी ऐश के लिए एक स्टाफ सहायक के रूप में काम करती थीं, और उनके पिता, माइक हेल, परमाणु और परमाणु भौतिकी पढ़ाते थे और सेना में सेवा करते थे। हेल फ्लोरिडा के तल्हासी में बड़े हुए, जहां उन्होंने यंग एक्टर्स थिएटर में भाग लिया और कई नाटकीय और संगीत प्रस्तुतियों में भाग लिया। उन्होंने 1988 में लियोन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4 उन्होंने 1992 में पत्रकारिता की डिग्री के साथ बर्मिंघम, अलबामा में सैमफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय में रहते हुए वे सिग्मा ची के सदस्य बन गए। 5 उन्होंने 1995 में वर्जीनिया में रीजेंट विश्वविद्यालय के संचार और कला स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 8 उन्होंने द बैरो ग्रुप 9 में अभिनय का अध्ययन किया, साथ ही विलियम एस्पर स्टूडियो 10 में प्रोफेशनल एक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी अध्ययन किया। आजीविका 1997 से 2002 प्रारंभिक भूमिकाएं। 2010 में दूसरे स्ट्रीमी अवार्ड्स में हेल ने अपना स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड कार्ड तब प्राप्त किया जब वह MCI इंक के लिए एक विज्ञापन में दिखाई दिए, हालांकि यह कभी प्रसारित नहीं हुआ। 11 उन्होंने डॉसन क्रीक, द सोप्रानोस और सेक्स एंड द सिटी जैसे टीवी शो में छोटी अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 2003 से 2013 अरेस्टेड डेवलपमेंट। 2003 से 2006 तक और 2013, 2018 और 2019 में भी हेल को बस्टर ब्लथ के रूप में टेलीविजन कास्ट में सफलता मिली, जो गिरफ्तार विकास पर असहाय विक्षिप्त बेटे है। हेल एमेडी टीवी के सीजन 10 के एपिसोड में कॉप्स की पैरोडी में दिखाई दिए, जहां 2 ब्रिटिश लुटेरे शाही परिवार के बीच घरेलू विवाद को रोकने की कोशिश करते हैं। मार्च 2006 में हेल को NBC सिटकॉम एंडी बारकर PI में वीडियो स्टोर के मालिक साइमन के रूप में सहअभिनीत भूमिका में लिया गया, जिसमें एंडी रिक्टर ने अभिनय किया और कॉनन ओब्रायन द्वारा सहनिर्मित किया गया। 12 वह स्ट्रेंजर थान फिक्शन और बिकॉज आई सेड सो में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए। वह 2008 में रिलीज हुई एनिमेटेड बच्चों की फिल्म द टेल ऑफ डेस्पेरॉक्स में फ्लो की आवाज थे। 13 हेल ने
अक्टूबर 2008 में शुरू होकर जनवरी 2010 में समाप्त होने वाले चक में एममेट के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। उनके जाने से एनबीसी वेब सीरीज कंट्रोल में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए जगह बनी, जिसका प्रीमियर 13 जुलाई 2009 को हुआ था। वह शोटाइम की ड्रामा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तारा के पहले सीजन के दूसरे एपिसोड में अंग्रेजी शिक्षक ओरल गेर्शेनॉफ के रूप में एक कैमियो में दिखाई दिए। वह 2009 में प्रोफेसर रसेल लाजलो की आवर्ती भूमिका में नंबर्स के कलाकारों में शामिल हुए। 2012 से 2019 वीप और प्रशंसा। हेल 2019 में पेपरडाइन विश्वविद्यालय में बोलते हुए। 2012 में हेल ने ड्रामा कॉमेडी नॉट दैट फनी में अभिनय किया। उन्होंने एनबीसी के लॉ एंड ऑर्डर एसवीयू में रिक सिम्स के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जो एक शिक्षक है जिसे एक छात्र के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगने के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। 2012 में हेल को एचबीओ कॉमेडी वीप में गैरी वॉल्श के रूप में लिया गया, जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनी सेलिना मेयर, जूलिया लुइस ड्रेफस द्वारा चित्रित के निजी सहायक थे। 15-22 सितंबर 2013 को हेल ने शो के दूसरे सीजन में अपने काम के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। यह उनका पहला बड़ा पुरस्कार था। 16 उन्होंने 2014 में अपना दूसरा नामांकन अर्जित किया। 2017 में हेल ने न्यूयॉर्क शहर के प्लेस्टेशन थिएटर में 9वें वार्षिक शॉर्टी अवार्ड्स की मेजबानी की। 2018 में हेल ने नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के दूसरे सीजन में जेरोम स्क्वॉलर की भूमिका निभाई, जो द एयरजेट्स एलिवेटर और द पेनल्टीमेट पेरिल के एपिसोड में दिखाई दिया। वह सीरीज के 2 और एपिसोड में दिखाई दिए। 17 2020 वर्तमान। 2024 में हेल ने पिक्सर की इनसाइड आउट 2 में फियर की आवाज दी, बिल हेडर की जगह ली जिन्होंने पहली फिल्म में चरित्र को आवाज दी थी। 18 व्यक्तिगत जीवन। हेल ने 24 मई 2003 को एमी पुरस्कार विजेता मेकअप आर्टिस्ट मार्टेल थॉम्पसन से शादी की। 19 उनकी एक बेटी है। 20-21 हेल और उनकी पत्नी ईसाई धर्म का पालन करते हैं। जेसिका केट प्लमर, जन्म 16 सितंबर 1992, एक अंग्रेजी अभिनेत्री और गायिका है। 2013 से 2015 तक वह ब्रिटिश गर्ल ग्रुप नियॉन जंगल की सदस्य थीं, जिसके साथ उन्होंने एक एल्बम रिलीज किया जो यूके एल्बम चार्ट पर 8वें नंबर पर पहुंच गया। उन्हें बीबीसी सोप ओपेरा ईस्टेंडर्स 2019 से 2020 में चैंटेले एटकिंस और बीबीसी ड्रामा सीरीज द गर्ल बिफोर 2021 में एम्मा के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। अपने गायन और अभिनय करियर के अलावा प्लमर ने रियलिटी टेलीविजन में भी कदम रखा है। वह 2020 में आई एम ए सेलिब्रिटी गेट मी आउट ऑफ हियर की 20वीं सीरीज में दिखाई दीं। प्रारंभिक जीवन। प्लमर का जन्म 16 सितंबर 1992 को लंदन में एक जमैकाई पिता और अंग्रेजी मां के घर हुआ था। 2 वह बर्नटवुड स्कूल 3 और माध्यमिक शिक्षा के लिए हे स्कूल गई। 4 आजीविका। नवंबर 2012 में संगीत प्रबंधक डेविड कूपर ने आरसीए रिकॉर्ड्स यूके में हस्ताक्षर किए जाने वाले एक नए लड़की समूह के लिए ऑडिशन की 3 महीने की प्रक्रिया शुरू की। प्लमर, साथ ही अमीरा मैकार्थी को लंदन में खरीदारी करते समय अलग से स्काउट किया गया था, जबकि शेरेन कटकेल्विन और असामी जेड्रेंका को उनके एकल यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पाया गया था। फरवरी 2013 में यह घोषणा की गई कि प्लमर, कटकेल्विन, मैकार्थी और जेड्रेंका के साथ मिलकर नए ब्रिटिश गर्ल ग्रुप नियोन जंगल का लाइनअप बना। 5-6 उन्होंने नियोन जंगल नाम चुना, जो उनके गीत वेलकम टू द जंगल से लिया गया था, यह दर्शाने के लिए कि सदस्य सभी व्यक्तिगत और काफी अलग थे।
7 प्लमर के अनुसार 8 जुलाई 2013 में नियॉन जंगल ने अपना पहला एकल ट्रबल रिलीज किया, जो यूके सिंगल्स चार्ट में 12वें नंबर पर आया और यूएस बिलबोर्ड डांस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सॉन्ग्स चार्ट पर शीर्ष 10 में पहुंचा। 9. अक्टूबर 2013 में प्लमर ने नियॉन जंगल के साथ अपने अलाइव टूर की चुनिंदा तारीखों पर जेसीजे का समर्थन किया। अगले महीने समूह ने वार्षिक विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो में प्रदर्शन किया। 10-11 अक्टूबर 2013 में ही प्लमर ने ब्रिटिश विज्ञान फंतासी टेलीविजन श्रृंखला विजार्ड्स बनाम एलियंस में क्लो मार्टिन के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 12 उन्होंने 2 एपिसोड के लिए भूमिका निभाई। नवंबर 2013 में नियॉन जंगल का दूसरा एकल ब्रेवहार्ट यूके में जारी किया गया था। यह गीत यूके सिंगल्स चार्ट में चौथे नंबर पर और ARIA चार्ट पर 19वें स्थान पर पहुंच गया। 13 एल्बम ने आर्या चार्ट में भी प्रवेश किया, जो 48वें नंबर पर शुरू हुआ। 6 जुलाई 2015 को नियॉन जंगल ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से घोषणा की कि वे भंग हो रहे हैं। 14, 15. नवंबर 2015 में यह घोषणा की गई कि प्लमर जॉन कैमरून मिशेल की निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हाउ टू टॉक टू गर्ल्स एट पार्टीज में रूथ विल्सन, निकोल किडमैन, एले फैनिंग और मैट लुकास के साथ शामिल हो गए हैं। 16 इसका प्रीमियर मई 2017 में 2017 के कान फिल्म समारोह में हुआ था। 17-18 मार्च 2019 में प्लमर BBC सोप ओपेरा ईस्टेंडर्स में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने चैंटल एटकिंस की भूमिका निभाई। 19 सोप में रहते हुए उनका किरदार एक हाई प्रोफाइल घरेलू दुर्व्यवहार की कहानी में शामिल था, जिसमें उनके ऑनस्क्रीन पति ग्रे एटकिंस, टोबी अलेक्जेंडर स्मिथ, चैंटल के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सितंबर 2020 में यह घोषणा की गई कि स्टोरी लाइन के हिस्से के रूप में नवंबर 2020 में प्लमर ने आई एम ए सेलिब्रिटी गेट मी आउट ऑफ हियर की 20वीं सीरीज में प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया। वह 1 दिसंबर 2020 को रसेल वॉटसन के साथ समाप्त होने वाली छठी सेलिब्रिटी बन गईं। 21 प्लमर ने 2021 की मिनी सीरीज द गर्ल बिफोर में एम्मा के रूप में अभिनय किया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 22-23 व्यक्तिगत जीवन। जुलाई 2016 में प्लमर ने एक बेटी को जन्म दिया, जेंजी लेस्ली कोहन, जन्म 5 जुलाई 1969, एक अमेरिकी टेलीविजन लेखिका और निर्माता है। उन्हें शोटाइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज वीड्स और नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक की निर्माता और शोरनर के रूप में जाना जाता है। 1-2 उन्हें 9 एमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक कॉमेडी सीरीज ट्रेसी टेक्स ऑन के सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर के रूप में जीता है। प्रारंभिक जीवन। कोहन का जन्म लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में एक यहूदी परिवार 3 में हुआ था, जो रिया कोहन 4, 5, 6 और एलन डब्ल्यू बज कोहन की बेटी है। 7 वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है, अन्य 2 जुड़वां जोनो और डेविड है। परिवार के अधिकांश लोग शो बिजनेस में है। फादर बज एक एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन लेखक और निर्माता होने के साथ साथ एक संगीतकार भी है। मदर रिया एक टेलीविजन लेखिका, उपन्यासकार और सामयिक अभिनेत्री है। भाई डेविड एक एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन निर्माता है। 90 कोहन के दादा दादी चार्ल्स कोहन थे, जिनका जन्म 1902 में रोमानिया में हुआ था, और मेई चार्ल्स, जिनका जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जिनके माता पिता रूस से थे। 3 दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में न्यूयॉर्क शहर के एक सेटलमेंट हाउस में पलेबरे थे। 11कोहन का कहना है कि उनके पिता अपने समय में विविधतापूर्ण टेलीविजन के राजा थे, ऑस्कर और अन्य विविधतापूर्ण शो लिखते और बनाते थे। उनकी मां एक उपन्यासकार थीं। 12 कोहन बेवर्ली हिल्स,
कैलिफोर्निया में पलीबरी 13 और 1987 में बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पहले ब्रैंडिस विश्वविद्यालय में भाग लिया, फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में स्थानांतरित हो गईं, जहां उन्होंने 1991 में अंग्रेजी भाषा और साहित्य में डिग्री के साथ स्नातक किया। 13. आजीविका उद्योग में कोहन की पहली नौकरी द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर के साथ थी, जिसमें से कोहन ने एक एपिसोड लिखा था और बाद में कहा कि यह व्यवसाय में कठिन प्रवेश था। 12. मैड अबाउट यू, ट्रेसी टेक्स ऑन और फ्रेंड्स जैसे शो में लेखन की नौकरियों की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने अपने भाई डेविड कोहन के साथ मिलकर विल एंड ग्रेस के लिए एक बाहरी स्क्रिप्ट लिखी। 9. भाई बहनों ने सीबीएस के लिए सिटकॉम द स्टोन्स में भी एक साथ काम किया, जो अंततः असफल रहा। 1. उन्होंने अपने और अपने भाई के करियर के बीच के अंतरों पर चर्चा करते हुए कहा, डेविड ने बड़ा, वाणिज्यिक, मजाकिया रास्ता अपनाया। मैं हमेशा व्यक्तिगत रूप से थोड़ी डार्क थी और सिस्टम के भीतर बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना था। 9. मातम कोहन शोटाइम डार्क कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज वीड्स की निर्माता थीं, जिसे उन्होंने अपने लेखन स्टूडियो टिल्टेड प्रोडक्शंस, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में अपने पूरे 8 सीजन के प्रसारण के दौरान शोरनर और मुख्य लेखक के रूप में निर्मित किया था। 1. 14, 15. 15 to 20. कोहन ने नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक बनाया, जो पाइपर केरमन के संस्मरण ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, माई ईयर इन ए वुमेन प्रिजन से प्रेरित एक रूपांतरण था, जो न्यूनतम सुरक्षा वाली महिला जेल में उनके अनुभवों के बारे में है। 12, 16, 17 शोरनर और हेड राइटर के रूप में कोहन के कार्यकारी निर्माण कर्तव्यों में लेखक के कमरे को चलाना शामिल है, जो लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में उनके लेखन स्टूडियो टिल्टेड प्रोडक्शंस में स्थित है। मुख्य फोटोग्राफी न्यूयॉर्क में होती है। 18 नेटफ्लिक्स टीवी और मूवी कंटेंट के स्ट्रीमिंग सेवा वितरण मॉडल के रूप में इस मायने में अद्वितीय है कि यह रेटिंग की जानकारी प्रदान नहीं करता है, इसलिए कोहन को ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक की सटीक रेटिंग नहीं पता है, जिसे नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूल श्रृंखला के रूप में वर्णित किया गया है, एक नए वितरण मॉडल में जहां बिंज व्यूइंग 19 को एक बार में शो के पूरे सीजन उपलब्ध कराकर सक्षम किया जाता है। अन्य परियोजनाएं उत्पादन कोहन का नेटफ्लिक्स के साथ एक समग्र सौदा है। 21 उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज टीनेज बाउंटी हंटर्स और द डिकेमर्न में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 22. हेवर्थ थिएटर कोहन लॉस एंजल्स में ऐतिहासिक हेवर्थ थिएटर की मालिक है। 23 एक मंजिल का उपयोग प्रोडक्शन के लिए और 2 का उपयोग पोस्ट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। वह ऑडिटोरियम को प्रदर्शनों के लिए एक स्थान में बदलने की योजना बना रही है। 24. व्यक्तिगत जीवन कोहन के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा उनका बेटा चार्ली था, जिसकी 31 दिसंबर 2019 को स्कीइंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 25 बीच का बच्चा उनकी बेटी एलिजा है और सबसे छोटा उनका बेटा ऑस्कर है। 5 वे लॉस एंजल्स के लॉस फेलिज पड़ोस में रहते हैं। 26 कोहन और उनका परिवार सुधार संप्रदाय के यहूदी है। 9-10. अक्टूबर 2023 में गाजा में 2023 इजराइल हमास युद्ध के फैलने के बाद कोहन इजरायली सेना का समर्थन करने वाले एक खुले पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे, जिसे इजरायल समर्थक संगठन क्रिएटिव कम्युनिटी फॉर पीस द्वारा प्रकाशित किया गया था। 27. फिल्मोग्राफी 1994 द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर लेखक, एक एपिसोड स्टॉप विल In the Name of Love. 1996 बोस्टन कॉमन लेखक, एक एपिसोड रिलेशनशिप ऑफ फूल्स। 1996 से 1999 ट्रेसी टेक्स ऑन लेखक, 18 एपिसोड पर्यवेक्षक निर्माता 47 एपिसोड। 1997 मैर अबाउट यू निर्माता लेखक, एक एपिसोड द रिसिटल
क्रेडिट द्वारा लिखित एक एपिसोड एस्ट्रोलॉजी 1998 सेक्स एंड द सिटी कहानी एक एपिसोड द पावर ऑफ फीमेल सेक्स 2000 गिलमोर गर्ल्स निर्माता 12 एपिसोड लेखक एक एपिसोड किस एंड टेल 2002 विल एंड ग्रेस लेखक एक एपिसोड फैगेल अट्रैक्शन 2002 माई वंडरफुल लाइफ टीवी फिल्म लेखक कार्यकारी निर्माता 2004 द स्टोन्स लेखक कार्यकारी निर्माता 2005 से 2012 वीड्स निर्माता लेखक कार्यकारी निर्माता 102 एपिसोड 2009 रोना और बेवरली टीवी फिल्म लेखक कार्यकारी निर्माता 2010 टफ ट्रेड टीवी फिल्म निर्माता लेखक कार्यकारी निर्माता 2013 से 2019 ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक निर्माता लेखक कार्यकारी निर्माता 2015 द डेविल यू नो निर्माता लेखक कार्यकारी निर्माता एक पायलट एपिसोड 2017 से 2020 ग्लो कार्यकारी निर्माता 2019 अमेरिकन प्रिंसेस कार्यकारी निर्माता 2020 टीनेज बाउंटी हंटर्स कार्यकारी निर्माता 2024 द डिकेमेरॉन कार्यकारी निर्माता ब्लेक मैककॉर्मिक एक टेलीविजन निर्माता है। उन्होंने एएमसी ड्रामा सीरीज मैड मेन पर काम किया है और शो में उनके काम के लिए उन्हें पीजीए अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 1. जीवनी मैककॉर्मिक 2007 में पहले सीजन के लिए सहनिर्माता के रूप में मैड मेन के दल में शामिल हुए। उन्होंने 2008 में दूसरे सीजन के लिए इस भूमिका में वापसी की। उन्हें 2009 में तीसरे सीजन के लिए निर्माता के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह 2010 में चौथे सीजन के लिए निर्माता बने रहे। मैककॉर्मिक और उत्पादन कर्मचारियों को चौथे सीजन में उनके काम के लिए एपिसोडिक में टेलीविजन प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 2011 पीजीए अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। ये पुरस्कार एवं नामांकन 2011 पीजीए अवार्ड फॉर टेलीविजन प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर अवार्ड एपिसोडिक में मैड मेन सीजन 4 के लिए एक संदर्भ प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने 2011 के लिए थिएट्रिकल मोशन पिक्चर और टेलीविजन नामांकन की घोषणा की। Producers Guild of America. January 4th, 2011. 27 जून 2017 को पुनः प्राप्त। द डेकामेरॉन बटा डी के एएमआरएन बटा इतालवी डेकामेरॉन डी के एमईआरओएन डी के एमईआरएन आरओएन या डेकामेरोन डी के एमईआरओएनई। उपशीर्षक प्रिंस गेलहॉथ पुराना इतालवी प्रिंसिपे गेलोटो PRENTIPE ALETTO PRN और कभी कभी उपनाम एल कमीडिया मानव कॉमेडी क्योंकि यह बोकाशियो था जिसने दांते एल्घिएरी की कॉमेडी को दिव्य कहा था। 14वीं सदी के इतालवी लेखक जियोवानी बोकाशियो 1313 से 1375 की लघु कहानियों का संग्रह है। पुस्तक को एक फ्रेम स्टोरी के रूप में संरचित किया गया है जिसमें 7 युवा महिलाओं और 3 युवा पुरुषों के समूह द्वारा शहर को पीड़ित करने वाली काली मौत से बचने के लिए फ्लोरेंस के ठीक बाहर एक एकांत विला में शरण लेते हैं। बोकासियो ने संभवतः 1348 की महामारी के बाद डेकामेरॉन की कल्पना की थी और इसे 1353 तक पूरा कर लिया था। डेकामेरॉन में प्रेम की विभिन्न कहानियां कामुक से लेकर दुखद तक है। बुद्धि, व्यावहारिक चुटकुले और जीवन के सबक की कहानियां मोज़ेक में योगदान देती है। इसके साहित्यिक मूल्य और व्यापक प्रभाव, उदाहरण के लिए चौसर की कैंटरबरी टेल्स पर के अलावा, यह उस समय के जीवन का एक दस्तावेज प्रदान करता है। फ्लोरेंटाइन भाषा की स्थानीय भाषा में लिखा गया, इसे शुरुआती इतालवी गद्य की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। ये शीर्षक
पुस्तक का प्राथमिक शीर्षक ग्रीक भाषा विज्ञान के लिए बोकासियो के शौक को दर्शाता है। डेकामेरॉन ग्रीक डेका 10 और हेमेरा दिन को जोड़ता है, जिसका अर्थ है 10 दिवसीय घटना। 2 जो उस अवधि को संदर्भित करता है जिसमें फ्रेम कहानी के पात्र अपनी कहानियां बताते हैं। बोकासियो का उपशीर्षक प्रिंसिपे गैलेओटो 13वीं शताब्दी के लैसलॉटग्रेल में चित्रित एक काल्पनिक राजा गैलेहॉट को संदर्भित करता है, जिसे कभी कभी हॉट प्रिंस उच्च राजकुमार की उपाधि से पुकारा जाता था। गैलेहॉट लैसलॉट का करीबी दोस्त था, लेकिन राजा आर्थर का दुश्मन था। जब गैलेहॉट को पता चला कि लैंसलॉट आर्थर की पत्नी गुइनवेरे से प्यार करता है, तो उसने अपने दोस्त और गुइनवेरे के बीच मुलाकात की व्यवस्था करने के लिए लैंसलॉट के लिए अपने उत्साह को एक तरफ रख दिया। इस मुलाकात में रानी ने सबसे पहले लैंसलॉट को चूमा और इस तरह उनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। इन्फर्नो के कैंटोवी में दांते इन काल्पनिक प्रेमियों की तुलना वास्तविक जीवन के प्रेमियों फ्रांसेस्का दा रिमिनी और पाओलो माल्टेस्टा से करते हैं, जिनके रिश्ते को वे काल्पनिक बनाते हैं। इन्फर्नो में फ्रांसेस्का और पाओलो लैंसलॉट और गुइनवेरे के बारे में पढ़ते हैं और कहानी उन्हें प्रेमक्रीड़ा के लिए प्रेरित करती है। इस साजिश के बीच गैलेहॉट की उदारता और समझदारी के बारे में दांते के वर्णन ने बोकासियो को प्रभावित किया। डेकैमरोन के वैकल्पिक शीर्षक में प्रिंसिपे गैलेओटो नाम का हवाला देते हुए बोकासियो ने पाठ में व्यक्त की गई भावना का संकेत दिया। मुक्त भाषण और सामाजिक स्वतंत्रता से वंचित महिलाओं के लिए उनकी करुणा, जो अपने घरों तक ही सीमित थी और कभी कभी प्रेम में डूबी रहती थीं। वह इस जीवन की तुलना शिकार, मछली पकड़ने, घुड़सवारी और बाज का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र पुरुषों के जीवन से करता है। 3. फ्रेम कहानी। अधिक जानकारी डेकामेरॉन कहानियों का सारांश। टैड्डेओ क्रिवेली द्वारा लघुचित्र, लगभग 1467 की पांडुलिपि, फेरारा से, बोर्लियन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड। 4. फिसोल, फिरेंजे में विला शिफानोया का बगीचा। इटली में ब्लैक डेथ के समय 7 युवतियों और 3 युवकों का एक समूह प्लेग से ग्रस्त फ्लोरेंस से भागकर 2 सप्ताह के लिए फिसोल के ग्रामीण इलाके में एक सुनसान विला में चला जाता है। शाम बिताने के लिए समूह का प्रत्येक सदस्य हर रात एक कहानी सुनाता है। सप्ताह में एक दिन काम के लिए और पवित्र दिनों के दौरान जब वे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2 सप्ताह के दौरान कहानी सुनाने की 10 रातें होती है। इस प्रकार पखवाड़े के अंत तक वे 100 कहानियां सुना चुके होते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की एक तरह से लोकेशन की बात की जाए तो मेन बेस इसे इटली में बनाया गया है और मेन बेस जो लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश है। बाकी इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में एक तरह से डब कर रिलीज़ किया जाएगा और नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज़ भी कर दिया है सेक्शन 1 के साथ, जिसके अंदर तकरीबन हमें 8 एपिसोड देखने को मिले हैं। 8 के 8 एपिसोड लाइव कर दिए गए हैं, आप जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसके बारे में आपको बता दी है। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।